ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਸਪੀਕਰ नहीं एक मतलब सारे एक छोटे कितने हो गए अपने वाले हैं एक तो कर बस ही ना कोई टाइम इंस्टाग्राम चला के गीत सुन ले रीला देख लिया हेलो ग्रेड 12 स्कूल जो ओके हाँ जी ओके क्लास 12th है ना ये शुरू करें हम लोगों ने कल मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ लिया था आज अपना लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है मॉड्यूल्स हैं सब बच्चों के पास मॉड्यूल्स आप लोगों को मॉड्यूल्स मिले हैं क्या स्टूडेंट्स कोई बात नहीं एक मिनट रुकना ओके देखो
लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है हमारा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, मैग्निफिकेशन, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखो, अभी तक तुम लोगों ने पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से कितना प्रोड्यूस होता है ना। आज हम लोग ये देखेंगे कि बिहेवियर क्या होता है कुछ मटेरियल्स का, है ना, कि अगर कुछ मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। थ्योरी का टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक एक बार कवर करके फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। लास्ट टॉपिक है, आ जाओ। इसमें हमारे पास चार तरीके के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मैग एक सबसे पहले दिया हुआ है, देखो लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। ऑल सब्सटेंसेस शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एन आयरन नेल ब्रॉट नियर ए पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय इट एंड स्टिक्स थ्रू इट। तो ये क्या बता रहा है कि देखो, अगर मैं कोई भी आयरन का नेल लेके आती हूँ और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बराबर में रखती हूँ तो वो उस पर स्टिक हो जाता है ना। सिमिलरली यही सेम बिहेवियर स्टील के साथ देखने को मिलता है, कोबाल्ट के साथ और देखने को मिलेगा। ऐसे मटेरियल्स को कैसा मटेरियल्स बोला जाता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। तो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक हो गए। लेकिन क्या है देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा, जैसे कि, और कुछ ऐसे हैं जिनको मैग्नेट से रिपल्शन भी मिलता है। इसका मतलब किसी कोई कोई सब्सटेंस ऐसा भी होगा, अगर मैं उसको मैग्नेट के पास लेके आऊंगी तो रिपल्शन शो करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में। तो इनको इसी पर्टिकुलर तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक मिनट रुको बेटा, क्या है सबसे पहला, डाया। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा देखो, when sub substance placed in a magnetic field are feebly magnetized opposite to the direction of magnetizing field। क्या कह रहा है ये, कि मान लो मैंने कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और ये मेरे पास नॉर्थ पोल यानी मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेट्स के बीच में मैंने अपने किसी मटेरियल को रख दिया, नॉर्थ से साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैंने यहाँ पर उस मटेरियल को उठाया और इस मटेरियल को यहाँ रख दिया। अब देखो क्या होगा, जब भी तुमने किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो ये मटेरियल है तो बेटा इनके अंदर क्या होंगे, डाइपोल मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। जो इस मटेरियल के डाइपोल मूवमेंट है ना, वो अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ये डाइपोल मूवमेंट अपने आप को इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। देखो इसके डाइपोल मूवमेंट, जो आपने इस मटेरियल को अंदर रखा है ना। तो क्या लिखा है, these substances when brought close to the pole of a powerful magnet they are somewhat repel away from the magnet। तो क्या होगा, ये मैग्नेट से क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप के डायपोल मोमेंट को अलाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, ये रिपल्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या शो करेंगे बेटा, रिपल्शन शो करते हैं। इतना समझ में आया, ओके। इसीलिए इनका क्या नाम रखा गया है इन सब्सटेंस का, इनको नाम दिया है डायामैग्नेटिक। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि जब भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, रिपल्सिव, है ना, आप दूर भागेगा मैग्नेटिक फील्ड के। इनके एग्जाम्पल क्या है देखो, एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, वाटर, मरकरी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मोस्टली गैसेज है ना। फिर आता है पैरा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, जो बहुत लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है। मान लो कोई भी सब्सटेंस लिया आपने, उस सब्सटेंस को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब क्या होंगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इनके जो डाइपोल मूवमेंट होंगे, जो इस सब्सटेंस के डाइपोल मूवमेंट होंगे, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। बट
कुछ ही डाइपोल्स ऐसे होते हैं जो अलाइन करते हैं, बाकी नहीं कर पाते, इसीलिए जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो इनका अट्रैक्शन है वो क्या रहता है, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं हो पाता, बट फिर भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, देखो अट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखा है, दी सब्सटेंस व्हेन ब्रॉट क्लोज टू द पावरफुल मैग्नेट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो ये भी क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, किसके टुवर्ड्स, मैग्नेट के टुवर्ड्स। तीसरा आता है फेरो। अब फेरो और पैरा में क्या डिफरेंस है, देखो फेरो में भी पढ़ोगे कि जब इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो खुद से मैग्नेटाइज हो जाता है। सुन रहे हो मेरी बात, ये खुद से मैग्नेटाइज होगा और बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और क्या लिखा है, मैग्नेटाइज तो होगा ही होगा, उसके बाद क्या होगा, they are attracted towards a magnet when they brought closer to the any pole। तो ये दो चीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, क्या कि पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, जो सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होगा, फीबल मैग्नेटाइज होगा, फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली मतलब बहुत, जब भी आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाएगा, बट 100% मैग्नेटाइज नहीं होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। अट्रैक्ट होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। बट फेरो में ऐसा क्या है, फेरो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। फेरो में क्या डिफरेंशिएट है, फेरो वाला स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा जब उसको कहाँ रखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। ये समझ में आया। फिर मेरे पास यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये समझ में आया, इसको अब समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स, मैग्नेटाइजेशन पहले पढ़ते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होगी। मान लो आपने कोई भी सैंपल लिया, ठीक है, आपने कोई सैंपल उठाया, सपोज करो आयरन का सैंपल उठा लिया, इस आयरन के सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने, ठीक है, जैसे ये मेरा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने यहाँ पर एक सैंपल उठाया आयरन का और इसको यहाँ पर रख दिया। अब देखो क्या होगा, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आया है इस स्पेसिमेन में पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइजेशन। ये तुम्हारा जो ये स्पेसिमेन है, जो भी तुमने यहाँ पर सैंपल रखा था, ये कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाया जाता है, मैग्नेटाइजेशन। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। मैग्नेटिक मूवमेंट कल ही पढ़ा था, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कल पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था ना। तो ये वही है कि मैग्नेटिक, कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटाइजेशन कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस क्या है, देखो जिसके डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं तुम्हें, एम्पियर मीटर इनवर्स, क्या है, एम्पियर मीटर इनवर्स, यही हो जाएगा भाई। कल हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर देखा था, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम्पियर मीटर इनवर्स, यही तो बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, देखो अब इसको समझना कैसे है, सोलिनॉइड के थ्रू समझते हैं। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास एक सोलिनॉइड है, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलिनॉइड के एक्सिस पर, सोलिनॉइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, है ना, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट। एग्री कर रहे हो। अब मान लो मैंने इस सोलिनॉइड के अंदर क्या करा, एक मटेरियल फिल कर दिया, ध्यान से सुनना, मैंने इस सोलिनॉइड के अंदर एक मटेरियल फिल किया। देखो, इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड इज फिल्ड विद सम मटेरियल, आपने उस मटेरियल से फिल कर दिया, तो क्या होगा, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई सब्सटेंस रखा है, किसी मटेरियल को रखा है, तो वो मटेरियल क्या होना शुरू होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू होगा ना। तो इसीलिए क्या लिखा है, विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब उस स्पेसिमेन के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है।
अब मुझे बताओ, क्या सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, है ना, क्योंकि एक तो सोलिनॉइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड और एक आपने सब्सटेंस ऐसा रख दिया जिसके पास मैग्नेटाइजेशन है, तो क्या होगा, द फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड विल बी ग्रेटर देन बी नॉट। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलिनॉइड के अंदर, बेटा देखो किसके बराबर हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक तो पहले बी नॉट थी, किसकी वजह से, म्यू नॉट एन आई, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, इसमें प्लस कर देना क्या, बी एम। एम क्या है, ये बी एम वाला टर्म किसकी वजह से आया है, इस स्पेसिमेन की वजह से, जो आपने कहा रखा है सोलिनॉइड के अंदर रखा है, ध्यान से सुनो। बीएम किसकी वजह से आया है, बीएम आया है जो आपने अंदर एक मटेरियल रखा है, और वो मटेरियल कैसा है, मैग्नेटाइज्ड है। कैसा मटेरियल है, मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड का मतलब समझ रहे हो ना, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। अब दोनों की वजह से आएगा, B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। अब बात आई कि BM वाला टर्म किसके बराबर होगा, तो बेटा देखो जो BM वाला टर्म है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, BM प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजेशन के, यानी कैपिटल M के, कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज कितना है। जितना ज्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, उसकी मैग्नेटाइजेशन जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कैपिटल M के। इसको हटाओगे तो क्या साइन लगा सकते हो आप, म्यू नॉट, कैपिटल क्या आया, Bm इक्वल्स टू म्यू नॉट एम। ये बताओ, ये किसको समझ में आई, दो चीज इसको हाईलाइट कर लो कि Bm जो होगा किसके बराबर, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट पेपर में आ जाती हैं बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, Bm इक्वल्स टू म्यू नॉट एम। और क्या हाईलाइट करना है, ये वाले टर्म, कि सोलिनॉइड के अंदर अगर किसी स्पेसिमेन को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी कितने से, Bm से। Bm की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एम। ये कितना समझ में आया। अब B किसके बराबर होगा, देखो म्यू नॉट एम प्लस बी नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले लूं, म्यू नॉट कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा, एन आई प्लस कैपिटल एम। ठीक है, फिर आता है एक टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, एक था मैग्नेटाइजेशन, अब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या बताता है, देखो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिनोट किससे करा जाता है, इसको याद रखना, इसको डिनोट करेंगे बेटा एच से, एच से डिनोट करेंगे। अब डिफाइंड कैसे करी गई है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखो बी क्या थी तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एच, और एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी बताते हैं इसको, ठीक है, अभी रुकते जाना, सुनते जाना। बी किसके बराबर हुई, बेटा टाइम से ज्वाइन किया करो प्लीज। ठीक है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एच के बराबर हो जाएगा। अब एच के डायमेंशन सेम किसके बराबर है, मैग्नेटिक, अभी पढ़ी थी मैग्नेटाइजेशन, सेम उसके बराबर इसके डायमेंशन है, सेम यूनिट है एम्पियर मीटर इनवर्स। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखी थी अभी हमने, बी नॉट प्लस बी एम लिखी थी। तो अब एच के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, देखो एक नई क्वांटिटी आई है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी से तुम क्या समझ सकते हो, बताओ, कोई बच्चा बता पाएगा इस टर्म से समझ में क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से क्या समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हम्म, अभी पढ़ाया तो था मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो सकता है, कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ लगाएगी, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है ना किसी भी पॉइंट पे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है,
और क्या बोल सकते हो, और क्या और क्या डेफिनेशन दे सकते हो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो ये लिख दो। कैसे लिखोगे देखो, कैसे लिख सकते हो? रेफर्स टू द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज एनीथिंग, है ना, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किस सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बी क्या है, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैं तुमसे कहती हूँ कि भाई मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सब्सटेंस रख दिया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सब्सटेंस रखा तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी। कितना मैग्नेटाइज हो गया, वो हो गया कैपिटल एम। एच क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है कि उस स्पेसीमैन को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसकी पावर कितनी है ना, किस डिग्री तक वो क्या कर सकती है, मैग्नेटाइज कर सकती है। उस प्रॉपर्टी को बोला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तीन टर्म है, देखो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इन तीन टर्म में। समझ में आया तुम्हें मैंने क्या बोला? एक तो बी है, एक है एच, और एक है कैपिटल एम। इनमें कंफ्यूज मत होना, क्या है ये बी एच एम, ये तीन चीजें हैं। दोबारा बताऊं एक बार, बी एच एम क्या है? देखो मान लो तुमने ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, तो बेटा इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे किससे डिनोट किया जाएगा, बी से। तो बी क्या है, बी है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सब्सटेंस रखा, ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन, कि ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। अब बात आई कि एच क्या है, तो बेटा एच क्या है, एच इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है या इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है कि ये कितनी पावरफुल है कि किसी भी स्पेसिमेन को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक और टर्म आ गई, इंटेंसिटी, कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है उसे क्या डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। अब समझ में आया ये? अब कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा था, हमने बताया कि किस किस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटाइज की वजह से बी इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एम। फिर एक और चीज आई, बी इक्वल्स टू म्यू एच, है ना, बी इक्वल्स टू म्यू एच। एच इसकी इंटेंसिटी है, म्यू क्या है तुम्हारा, फिर से परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब एच का फॉर्मूला क्या लिखा था, देखो एच का फॉर्मूला लिखा है आपने बी अपॉन म्यू। अब बी तो दो वजह से आई है, किसकी वजह से, बी नॉट और बी एम। बी नॉट की वैल्यू कितनी थी, बी नॉट क्या लिख सकते हो, अभी देखा, बी नॉट को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई। और क्या लिख सकते हो, बी को ये वाला फॉर्मूले से म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, तो ये म्यू नॉट एच हो गया। बी एम क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एम लिख सकते हो अपॉन म्यू हो गया, ठीक है। अब देखो म्यू क्या था, मीडियम का, जो ये म्यू है ना ये किसी मीडियम का है। अब बताओ म्यू नॉट अपॉन म्यू एम क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है मेरे पास, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, यही होती है ना रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये वाली टर्म क्या बन गई, एच अपॉन म्यू आर, एम अपॉन म्यू आर। क्लियर हुआ? तो यहां से कॉमेंट करके मेरे पास ये वाला रिजल्ट आया है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में। देखो मैग्नेटाइजेशन यानी कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे ही तो डिपेंड करेगा। मान लो आपने एक आयरन रखा, ठीक है भाई, अब आयरन कितना मैग्नेटाइज हो सकता है वो किस पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, उसके पास कितना पावर है ना, उसकी क्या इंटेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इनका जो रिलेशन आया है एम, ये किसके बराबर आया है, देखो याद रखना ये mu r minus 1, mu r is your relative permeability, h is your
मैग्नेटिक इंटेंसिटी, m इज मैग्नेटाइजेशन। अब यहां से फिर एक और टर्म का इन्वेंशन होता है कि म्यू आर माइनस एन वन को क्या लिख सकते हैं, जाई। जाई क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस वन। और इस साई को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोला जाएगा, म्यू आर को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाएगा। एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपे हैं, एक एक लाइन में सवाल आता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटाइजेशन के बीच में रिलेशन क्या है, तो क्या रिलेशन है, म्यू आर माइनस वन एच इंटू एम। एम किसके बराबर हो गया, जाई एच के बराबर हो गया, ठीक है। जाई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक लाइन का क्वेश्चन जे में आ सकता है। एक्स क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ओके। इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं, डिनोट करते हैं जाई से। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, जाई का। अब बात आई कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या, भाई कुछ तो होगा ही। जब एक टर्म फिजिक्स में आई है तो हर टर्म का एक ना एक मीनिंग तो होता ही है। इस टर्म का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इस टर्म का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, कोई भी सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसा रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अभी सिखाया था, डायामैग्नेटिक कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था बेटा, डायामैग्नेटिक कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, रिपल्शन, है ना, दूर भाग रहा था, उससे रिपल्सिव फील कर रहा था। वहीं पर अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था। तो ये किससे पता लगाया जा सकता है, जाई से। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की रिस्पॉन्स को बता सकती है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। आ जाओ कैसे, क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर सम मटेरियल्स विच इज पैरामैग्नेटिक। जैसे कि अगर जाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन, कि अट्रैक्शन होगा जब भी आप ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। अगर मैं तुमसे कह दूं मेरे पास एक मटेरियल है बेटा जिसका जाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन जाई की वैल्यू स्मॉल है। स्मॉल से क्या पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। इसकी जो मैग्नेटिक, ये क्या है, जो इसकी मैग्नेटाइजेशन है ये क्या रहेगी, रहेगी। बात समझ में आई। अगर जाई की वैल्यू कम है तो मतलब ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता तुम्हारा सब्सटेंस, उसका मैग्नेटाइजेशन बहुत स्मॉल है। तो यहां से क्या पता चलेगा, हाई फीबली मैग्नेटाइज, कम मैग्नेटाइज हो सकता है, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं होगा। आगे पढ़ो। कुछ सब्सटेंस के लिए नेगेटिव भी होती है जाई की वैल्यू। अगर जाई नेगेटिव है तो क्या बता रहा है, बताओ, अगर जाई नेगेटिव है तो क्या बता रहा है, रिपल्शन, कि भाई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और रिपल्सिव कब लगता है, जब कौन से मटेरियल हो मेरे पास, डायामैग्नेटिक। तो देखो नेगेटिव है कुछ मटेरियल्स के लिए जैसे कि डायामैग्नेटिक, तो ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, ये याद होने चाहिए। और जाई और म्यू आर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जाई इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन, ये रिलेशन याद होना चाहिए, ओके। अब बताओ फेरो के लिए क्या होगा, जाई, फेरो के लिए जाई ग्रेटर देन वन होगा या क्या होगा, हम्म, जाई के लिए एक जाई की वैल्यू बड़ी होगी, है ना, लार्ज वैल्यू होगी, क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं ये मटेरियल्स। तो इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्या कहा है, तुम्हें फाइंड करने के लिए बोला है क्या, एक सोलिनॉइड के अंदर आप एक मटेरियल रखते हो जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 दिया हुआ है, उसके ऊपर वाइंडिंग करते हो आप किसी इंसुलेटेड कोर की जिसके पास करंट 2 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दिए हुए हैं 1000, आपको एच निकालने के लिए बोला है। एच कैसे निकाल सकते हो, देखो अभी आपने पढ़ा था बी किसके बराबर था, म्यू एच के बराबर था, बी किसके बराबर था, म्यू एच के बराबर। हाँ,
बी क्या, एच किसके बराबर हो जाएगा, बी बाय म्यू के, ठीक है। अब हमने बी कितना पढ़ा है, मैग्नेटिक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, यही होता है म्यू नॉट एन आई, करेक्ट। अरे बेटा जी, किसके बराबर होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, एच निकालने के लिए बोला है, तो अभी हमने बी का म्यू एच फॉर्मूला पढ़ा था, बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई, तो इसको म्यू एच के बराबर रख दो, करेक्ट। तो एच किसके बराबर आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा एन आई के, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दे रखे हैं, करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तीसरा पूछा है, तीसरा बताओ कैपिटल एम, कैपिटल एम को अभी क्या रिलेट करा था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम, यही फॉर्मूला था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एम, या फिर बी को क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल, देखो सॉलिनोइड एज ए मटेरियल, बी को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू एम। म्यू क्या है, मीडियम का, तो मीडियम की कैसे लिखोगे, म्यू मीडियम, म्यू आर किसके बराबर होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, करेक्ट। तो म्यू एम की जगह में क्या लिख सकती हूँ, म्यू एम इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ म्यू की जगह जो कि मीडियम वाला था, यहाँ पर आप म्यू आर म्यू नॉट लिख दो। एक सेकेंड, इसको एच के टर्म्स में, हमारे पास बी की वैल्यू भी तो नहीं है ना, अगर मैं यहाँ पर एम लिखूं तो मेरे पास बी की वैल्यू भी नहीं है, बट हमारे पास एच है, तो बी और एच के रिलेशन से देख लो, यहाँ से बी निकाल लो, है ना। पहले हम बी निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास एम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एच तो है ना, बी इक्वल्स टू म्यू एच, एच हमने पहले में निकाल लिया, तो म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच, एच की वैल्यू रख के बेटा बी निकाल लो, बी निकालने के बाद फिर हम एम निकाल सकते हैं। कैसे एम निकाल सकते हो, एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा था, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला था, ये रहा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम अपॉन म्यू, तो ये मेरा म्यू आर बन गया था, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। हो जाएगा, क्या था देखो, एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू, बी को आप क्या ले सकते हो, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम अपॉन म्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको म्यू एम की वैल्यू निकालनी है, यहाँ बी, बी है मेरे पास, यहाँ से निकाल लो, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिज्म में क्या होगा, डायामैग्नेटिक के बारे में भी यहाँ पर एक एक चीज आपको उसमें दिखाई हुई है डिटेल में,
क्या क्या दिखाई हुई है देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज हु हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये रिपल्शन दिखा रखा है, देखो कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, ये तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को इसने देखो ऐसे bend कर दिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो गया, रिपेल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे रिपेल कर देगा, तो रिपल्शन की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ये। ठीक है, आगे देखो ये वाला पॉइंट, diamagnetic substance are the ones in which the magnetic moment in an atom is zero, resultant magnetic moment क्या होगा, zero। नेक्स्ट क्या कर रहा है, when magnetic field is applied the electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up। तो ये क्या कह रहा है कि जो इसके डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, है ना, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देगा, इसी वजह से यहाँ पर रिपल्शन फील होती है। क्या लिख रहा है, दीज आर द मेटल्स कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर। अगर ऐसे मटेरियल्स को बहुत कम टेम्परेचर तक कूल कर दिया जाए, दे एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। तो अगर बिल्कुल लो टेम्परेचर तक लेके जाओगे तो क्या दिखाएंगे, एक तो कंडक्टिविटी मस्त बढ़िया होगी, मतलब पूरा करंट फ्लो करेगा अच्छे से, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपोज करेंगे। ठीक है, इसीलिए इनके पास जाई की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, मिजनर इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इट्स कॉल्ड मिजनर इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट डिस्कवर। तो ये सुपर कंडक्टर भी बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि करंट बहुत ज्यादा, करंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनके पास जो करंट होगा वो बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा, इसीलिए क्या बोला गया है, सुपर कंडक्टर्स बोला गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी तुम्हारे डायामैग्नेटिक की, जो हाईलाइट करवाई है बस उतनी ही याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। एक ये याद रखो, when placed in a non-uniform magnetic field they will tend to move lower field, तो मतलब लो की तरफ जाना शुरू करेंगे, क्योंकि रिपेल करेंगे ना, तो हायर से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पैरा, पैरा मैंने क्या बोला था, पैरा वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो देख लो खुद, अपने आप से फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होकर निकल रही है, तो यानी अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज है। डाया में ऊपर की तरफ से ऐसे चली गई थी, डाया में ऐसे चली गई थी ऊपर से, है ना, तो यानी वहां रिपल्शन था, यहाँ पर इसके बीच में से पास होकर जा रही है, मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रही है ये। एमटीएस मोहाली लीव हो रहे हो बार बार, क्या कर रहे हो बेटा। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं पैरामैग्नेटिक की, देखो कि इसके में रखेंगे तो फील्ड आराम से पास हो जाती है, फील्ड लाइंस आराम से पास हो जाएंगी। और क्या लिखा है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, है ना, तो अभी ये तो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था कि हाइयर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो जैसे ही अगर तुमने इसको लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये हाई की तरफ अपने आप मूव कर जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज है, तो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज है तो हाई की तरफ मूव। ठीक है, फिर आता है फेरो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेरोमैग्नेटिज्म। 10 बार तो क्लास लीव कर देते हो बेटा। फेरोमैग्नेटिज्म क्या था, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था आपने, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगी जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगी, है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएंगी मैग्नेट की तरफ। और क्या लिखा हुआ है देखो, इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possesses a dipole moment as in a paramagnetic substance, यहाँ पर भी डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर सारे डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain। ये डोमेन वाली टर्म छोड़ो, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या दिखा रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो इनके पास जो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल थे वो रैंडमली ओरिएंटेटेड थे। देखो, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इसमें पड़ा हुआ है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो ये रैंडम ओरिएंटेड है, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगी, अरे
हाँ, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये रहा। तो ये देखो अलाइन कर लिया ना, अलाइन डोमेन्स, अब ये क्या हो गए, बाद में अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सब अलाइन हो गए। इनका कोई एग्जांपल बता सकता है, क्या एग्जांपल होंगे फेरोमैग्नेटिक के? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल कौन बच्चा बताएगा? आयरन क्या है, फेरो या पैरा? आयरन। देखो इन नॉन, ऐसे क्या बोला है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे किसी सैंपल को तो वो हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा। और हम क्या देखेंगे कि जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर दी जाएगी तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन हट तब भी रहेगा। मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, एक सैंपल को रखा, एक सैंपल को रखा, वो सैंपल अभी तक एक सिंपल सैंपल था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, है ना, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या हो जाएगा, वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तब भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करेगी। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होंगे, देखो, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दो तरीके के होते हैं। तो ये कौन सा वाला होगा, हार्ड फेरो, याद रखना। हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के बाद भी रहेगी, जैसे कि अल्मीनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, इस तरीके के। ठीक है, बात समझ में आई? तो इनको बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट, ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फिर कुछ होते हैं हमारे पास सॉफ्ट आयरन्स टाइप, है ना। सॉफ्ट में क्या होगा, इनमें तभी तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब तक आपने उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड को बंद कर देंगे, इनका अंदर जो भी मैग्नेटाइजेशन हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करोगे, सॉफ्ट मैग्नेट्स, है ना, यानी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्लोज हुई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होने के बाद क्या होगा बेटा, इसके अंदर की जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी, मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो रिमूव, मैग्नेटाइजेशन भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन हार्ड में क्या होगा, हार्ड वाले फेरोमैग्नेट्स में आप भले ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, इनके अंदर की जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो अभी भी रहेगी। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। क्लियर हुआ? और देखो क्या कह रहा है, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, अगर टेम्परेचर हाई इनफ है, फेरोमैग्नेट पैरा बन जाएगा। देखो ध्यान से, अगर टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया तो फेरोमैग्नेट पैरा मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, द फिर क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन भी रिमूव होती चली जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे। तो इट इज अ फेस ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरो टू पैरामैग्नेटिज्म कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो ये किस टेम्परेचर पे होता है, एक टर्म याद रखनी है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, वन वर्ड में आ सकता है ऑप्शंस में कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है बेटा, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा फेरो किस में बदल जाएगा, फेरो पैरा में बदल जाएगा। ठीक है, जब फेरो पैरा में बदल जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। इतना याद है, बस इतना याद रखना है इस चैप्टर में। और क्या याद रखना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे फेरोमैग्नेटिज्म डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और क्यूरी पे तो एकदम पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है। बोलो, तो इजी चीजें थी बट याद रखनी है सारी। थ्योरी का टॉपिक था इसलिए लाइन टू लाइन रीड कराया है, और लाइन टू लाइन रीड ही करना है क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। बोलो, बोलो बेटा जी, इसमें किसी को दिक्कत?
हेलो, ओके। तो ससेप्टिबिलिटी पैरा में देखो, ससेप्टिबिलिटी पैरा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और फेरो में भी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगी। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से बेटा एकदम कंप्लीट है तुम्हारा। अगली क्लास में मिलेंगे विद इस चैप्टर के क्वेश्चंस, है ना। अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर अगले हफ्ते तुम्हारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ? अगले हफ्ते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ मिलेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो हेलो हेलो, मैं अटक गई क्या? चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय। किसी को डाउट है आज की क्लास में तो प्लीज स्टे। ओके, नहीं है तो बाय।